Good morning, students. Today we will read chapter 3 of civics. Why do we need a parliament? तो we in India pride ourselves in being a democracy. हम भारत के लोग हमें इस चीज़ का मान है कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं कि we are living in a democratic country. तो here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have their consent of their citizen. तो जहाँ इस लेसन में हम जानेंगे लोगों के पार्टिसिपेशन के बारे में कि वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो हैं वो किस तरह से अपने सिटीजन से कंसेंट लेती हैं, अनुमति लेती हैं काम करने की। तो जो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनते हैं लोग और सरकार लोगों की इजाज़त लेती है, मतलब लोगों की चुनी हुई सरकार होती है तो लोगों के अकॉर्डिंग ही वो काम करेगी। तो इस तरह से बेस्ट एक्सप्रेस किया जा सकता है जो पार्लियामेंट को, लोकसभा को, पार्लियामेंट विच इज़ द हाउस ऑफ द पीपल, जहाँ लोगों के चुने हुए नुमाइंदे आते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बनते हैं। लोगों के द्वारा ही इलेक्शन में उनको वोट्स देके उनको पार्लियामेंट में भेजा जाता है। तो इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पार्लियामेंट जो है दैट इनेबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, कि मतलब लोग खुद सरकार का हिस्सा नहीं होते लेकिन उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो सरकार में जाते हैं चुन के और डिसीजन मेकिंग का हिस्सा वो बनते हैं, लोगों के लिए वो फैसले लेते हैं। तो दस मेकिंग इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से ये जो व्यवस्था है ये एक की फीचर है संविधान का, जो कि संविधान ने लोगों को ये आज्ञा दी हुई है लोकतंत्र का हिस्सा बनने की। वाई शुड पीपल डिसाइड? तो इंडिया जैसे कि हम जानते हैं कि आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। तो प्रोसीडिंग दिस वाज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल। तो ये काफ़ी लंबा संघर्ष का नतीजा था कि जिसके कारण हमें बाद में आज़ादी मिली। तो बहुत साल हमें संघर्ष करना पड़ा अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो इसमें क्या हुआ कि जो स्ट्रगल था, फ्रीडम मूवमेंट जो था, उसमें सोसाइटी के, समाज के अलग अलग हिस्सों के लोगों ने, मतलब हर तरह के, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखते थे, धर्म से संबंध रखते थे, तो उन्होंने इसमें हिस्सा लिया स्ट्रगल में, इस आंदोलन में। तो वेरियस बैकग्राउंड के जो लोग थे उन्होंने ज्वाइन किया फ्रीडम स्ट्रगल को। और फ्रीडम ऑफ आइडियाज, जो आइडियाज फ्रीडम का था उससे वो प्रभावित थे, इक्वालिटी के आइडिया से प्रभावित थे लोग, के लोग चाहते थे कि उनको स्वतंत्रता मिले, उनको बराबरता मिले और उन्हें डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनने का उनको हक हो। तो जो कॉलोनियल रूल था, जो अंग्रेज़ों का राज्य था, उनका शासन था, तो उसमें लोग डर के साए में रहते थे। वो किसी चीज़ पे नहीं भी एग्री करते थे, कोई डिसीज़न उनको नहीं चाहिए होता था लेकिन फिर भी उनको डर के मारे उनको एग्री करना पड़ता था। तो दे फेस ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज देयर डिसीजंस। तो उनको काफ़ी खतरा पैदा हो जाता था अगर वो अंग्रेज़ों के जो दिए हुए डिसीजन थे, फैसले थे, उनका विरोध करते थे। तो फ्रीडम मूवमेंट जो था उसने ये सारी सिचुएशन को चेंज कर दिया। तो जो नेशनलिस्ट लोग थे, राष्ट्रवादी लोग थे, जो अपने राष्ट्र को, अपने हिंदुस्तान को प्यार करते थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो फैसले थे उनको क्रिटिसाइज करना शुरू किया, उनको आलोचना करना शुरू किया और उन्होंने डिमांड्स रखी सरकार के आगे। जैसे कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, तो उन्होंने भी ये मांग रखी अंग्रेज़ों के आगे कि इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेचर्स में उन्हें होने चाहिए, जो कानून बनाने वाली संस्था है, जो सरकार चलाने वाली संस्था है, उसमें जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनको भी उस चीज़ का हिस्सा बनने का मौका मिले। वो ये भी चाहते थे कि जो बजट बनाया जाता है उसमें भी वो शामिल हों और क्वेश्चंस पूछने का उनको हक हो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना 1909 में, तो उसमें कुछ एक मांगे तो मान ली गई अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेचर्स हैं उसमें जो नेशनल की ग्रोइंग डिमांड्स हैं उनको सुना जाए। और लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब वोटिंग राइट्स उन्होंने दिया कुछ लोगों को,
लेकिन अभी भी उन्होंने सारे अडल्ट्स को वोटिंग राइट का हिस्सा नहीं बनाया और डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं बनाया। जैसे इसमें औरतें हिस्सा नहीं ले सकती थी वोटिंग में, और बुजुर्ग लोग या गरीब लोग वो वोटिंग राइट से वो वंचित थे। तो एज यू रेड इन द चैप्टर 1, जो एक्सपीरियंस था कॉलोनियल रूल का और डिफरेंट पीपल जो थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया फ्रीडम स्ट्रगल में, तो राष्ट्रवादियों के मनों में कुछ एक डाउट्स थे कि जैसे सारे लोग जो हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो वो तो उनको पार्टिसिपेशन का, डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनने का, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आफ्टर इंडिपेंडेंस वो सारे लोग जो थे इंडिया के, वो तो एक कंट्री का हिस्सा बनने जा रहे थे, एक फ्री कंट्री का हिस्सा वो बनने जा रहे थे जिसमें सारे लोगों को बराबर राइट्स मिलने चाहिए थे। तो नेशनलिस्ट के मन में यही थी, विचार था कि इसका मतलब ये नहीं है कि आज़ादी के बाद जो सरकार चाहती है वही होगा, बल्कि सरकार का काम क्या रहना चाहिए कि जो लोगों के भावनाएं हैं, उनकी डिमांड्स हैं, उनको सामने रखना चाहिए, उनको ध्यान में रख के ही सरकार को काम करना चाहिए। तो जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसने इस चीज़ की नींव रखी, क्योंकि जो राष्ट्रवादी लीडर थे, जो हमारे लीडर आगे जो स्ट्रगल का जो बिल्कुल उसको लीड कर रहे थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर अंबेडकर, तो इन सब का यही था मानना कि जब भारत आज़ाद होगा तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो होगा। इसका मतलब कि सारे लोगों को, कंट्री के लोगों को वोटिंग राइट जो है वो दिया जाएगा। तो इसीलिए इन नेशनलिस्ट लीडर्स ने प्रॉमिस भी किया फ्रीडम स्ट्रगल में, उन्होंने औरतों को भी स्ट्रगल में योगदान देने के लिए बोला और सब लोगों को ये श्योर किया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस दे ऑल विल बी द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, मतलब कि वो अपने नुमाइंदे जो हैं चुन के पार्लियामेंट में भेज सकेंगे, तो इस तरह से वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनेंगे।